हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन का एक सिंगल लाइन एजेंडा होगा, हाउ टू कवर क्यूआरई इन लेस टाइम। क्यूआरई मीन्स क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जामिनेशन। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है और क्या आपको पूरा सिलेबस कवर करना है या उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके ही हम इन सेक्शंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसको बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम बारी बारी से क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सेक्शंस पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है टू इम्प्रूव आवर स्कोर इन दीज पर्टिकुलर सेक्शंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग टू दिस गाइड बुक। तो आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एड्यूटैप आप लोगों को लिए लेकर के आया है। इस गाइड बुक में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, आरबीआई के फंक्शन से लेकर के आरबीआई का जो भी हायरार्की सिस्टम है, क्या सैलरी रहती है, क्या वर्क प्रोफाइल है, इसके अलावा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ये कितने फेज में एग्ज़ाम होता है, फेज 1 में कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, फेज 2 में कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, उन कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, क्या आपकी कट ऑफ्स रहती है और क्या स्ट्रेटेजी लगा करके आप इस एग्जाम को डोमिनेट कर सकते हो, उसके लिए एक 6 स्टेप फॉर्मूला भी आपको इसके अंदर दिया गया है। तो इस गाइड बुक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट की। वन बाय वन हम हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो क्वांट के लिए सबसे पहले हमें इसका पैटर्न मालूम होना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर अगर सेक्शन की बात करें तो यहाँ से टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, और जो सेक्शनल टाइमिंग रहती है वो 25 है। इसके साथ हमने यहाँ पे ईयर वाइज कट ऑफ भी आपके लिए रखी है, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका मिनिमम टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। अगर लास्ट 2022 की बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ 4.5 मार्क्स थी और बाकी सारी भी आप देख सकते हैं, और यहां से कभी भी किसी भी ईयर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 7.5 से अबव नहीं गई। तो इसी के बेस पे हमने अपना टारगेट स्कोर जो है वो निर्धारित किया है। तो आपका जो मिनिमम टारगेट स्कोर है वो 7.5 तो होना ही चाहिए अगर आप सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। अगर आप सिर्फ 7.5 को ही टारगेट लेकर के चलेंगे तो थोड़ी सी आपको फिर एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपना टारगेट स्कोर 10 to 12 मार्क्स इसमें जरूर रखिएगा, और अगर इजी एग्जाम आता है तो यही आपका 15 to 18 में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 to 12 आपको टारगेट स्कोर जरूर रखना है, तभी आप 7.5 या 8 स्कोर कर पाएंगे अगर एग्जाम इजी आता है। और टफ आता है, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ 4.5 थी, तो तब आपका टारगेट स्कोर 6 और 7 के अराउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी एग्जाम के ऊपर। चलिए, इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, तो उसके लिए समझना जरूरी है सबसे पहले सिलेबस। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस रहता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए। ये टॉपिक हमने कैसे डिसाइड किए, 2017 से लेकर के 2022 तक के सारे पेपर्स को हमने एनालाइज किया और वहां से प्रॉपरली देखा कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज तक आरबीआई के इतिहास में इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो यही आपका यहां पे सिलेबस रहेगा। बट क्या ये सारा सिलेबस कवर करना है और क्या अगले 30 to 40 डेज में ये चीज पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको सारा प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ पे टॉपर नहीं बनना है। आपको ईएसआई पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़नी है, जो बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। यहाँ से आपका फेज 1 का स्कोर आगे नहीं जाता, तो इतना सा कर लीजिए कि ये सेक्शन आराम से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ये वाले। एक डाउट आप सबके मन में रहता है कि सर 2 से 3 टॉपिक ही बता दीजिए, उनको पढ़ करके हम आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में क्वांट का सेक्शन क्लियर कर ले। पहली बात, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 2-3 टॉपिक से काम चल जाए। उसके पीछे कहानी ये है कि आपका एग्जाम टू शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग।
तो कई बार मॉर्निंग शिफ्ट में ऐसे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं जो इवनिंग में नहीं आते, कई बार इवनिंग में ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो मॉर्निंग में नहीं आते। तो आपको एक सेफर साइड पे जाने के लिए सिर्फ इतने से टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इन टॉपिक्स को भी आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक जो हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई से आपको 10 to 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। और बाकी जितने भी टॉपिक बच गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं, उनसे आपके 10 to 12 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने इन्हीं टॉपिक को ज़्यादा उसमें रखा। अब आप कहोगे सर परसेंटेज और रेशियो क्यों? क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है जो कि डीआई के लिए ज़रूरी है। तो आपको यहाँ तक तो किसी भी हाल में करना ही करना है। बहुत हाईली चांस है कि आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे तो आप एक बहुत ही सेफर साइड पे चले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। बाकी स्ट्रेटेजी में भी डिस्कस करेंगे इनको कैसे कवर करना है। तो अब मैंने क्यों कहा कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका एक एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया गया है। आरबीआई ग्रेड बी 2017 से लेकर के 2022 तक के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया उनका पीवाईक्यू कंपैरिजन यहां पे है। तो इसको आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। चलिए, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली। आपको अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट नहीं करनी है। अगर आप 30 आउट ऑफ 30 ले भी लोगे इस सेक्शन में तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाएगा। सो दैट सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो। तो यहां पे आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, पहली बात, ठीक है। इन टॉपिक्स पे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि 2 से 3 भी रह जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जाम में ऐसा ही हुआ था कि एक शिफ्ट में नंबर सीरीज पूछ ली, सेकंड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली, दोनों एक साथ नहीं पूछी गई, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इन तीनों टॉपिक को प्रिपेयर करिए। उसके बाद परसेंटेज और रेशियो को प्रिपेयर करिएगा ताकि डीआई आपके लिए आसान हो जाए। अब जो डीआई होता है वो 3 तरह का डीआई होता है। पहला एक नॉर्मल डीआई है जिसमें आपका लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, टेबल ग्राफ, ये वाला डीआई आता है। ये टोटली बेस्ड होता है आपका परसेंटेज, रेशियो और सिंप्लीफिकेशन पे। उसके बाद आपका एक अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होता है जो कि अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड होता है। तो उनमें से ये सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ लो और इन्हीं पे बेस्ड डीआई भी कर लेना, तो ये वाला पार्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। और थर्ड होता है कैसलेट डीआई। इस कैसलेट डीआई की खास बात है कि यहां पे डाटा आपको रो फॉर्म में दिया होगा, जो कि हाईली चांसेस है कि परसेंटेज और रेशियो पे ही बेस्ड होगा। तो यहां से आप बना सकते हैं और डीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 to 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। और बाकी ये टॉपिक मैंने इसलिए बताए हैं एक सेफर साइड के लिए कि आप इनके अलावा आप यहां से भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, यहां तक जरूर करिएगा, उसके बाद आप इनको एक सेफर साइड के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन। जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आजकल एग्जाम का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। आप ईयर बाय ईयर देखेंगे तो नए पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वो हर एक टॉपिक में हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रूट के कंपैरिजन पे बेस्ड हो, है ना। नंबर सीरीज डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती है, डीआई डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ सकता है अर्थमेटिक पे, या और तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो नए पैटर्न को जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है डीआई और डाटा सफिशिएंसी। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ भी लेते हैं और आप इन टॉपिक्स को पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपको इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। नंबर ऑफ टाइप्स नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरेस्ट से 10 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। 1 या 2 क्वेश्चन होगा या इन पे बेस्ड डीआई होगा। तो आप यहां से सिर्फ इन टॉपिक्स का डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन ही पढ़े तो वो आपके लिए सही रहेगा, टाइम भी कम जाएगा। और ये 30-40 डेज में पॉसिबल है, ये टॉपिक्स पढ़ना 30-40 डेज में आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो आप करिएगा इनको, लेकिन इन टॉपिक्स का सिर्फ डीआई और डाटा सफिशिएंसी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस अलॉट। आप जो भी टॉपिक पढ़ें उस पर खूब सारी प्रैक्टिस करें। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, आपने सीरीज पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है,
एक टॉपिक पढ़िए, उस पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए, कहीं से दिक्कत रहेगी ही नहीं। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर अननेसेसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे ही एग्जाम में गए तो हमने क्या किया, क्वांट का सेक्शन खुला, पहला क्वेश्चन देखा, ट्राई करना शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ट्राई कभी मत करिए। आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। आप घर से डिसाइड करके जाइए कि मुझे ये टॉपिक आते हैं तो मैं इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को छूंगा, बाकी टॉपिक्स को नहीं छूंगा, ठीक है। जो नहीं आता वो ना है, उस पर अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना। क्लियर है। डीआई को हमेशा एंड में करना है, तो एक सीक्वेंस ये रखिएगा, ठीक है, कि आपके पास एग्जाम में टोटल 25 मिनट होते हैं, तो आपको 7 से 8 मिनट यहां लगाने हैं, उसके बाद आपको 6 से 7 मिनट यहां लगाने हैं, और आपको फिर जो 10 से 12 मिनट है वो यहां लगाने हैं। 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। स्टार्टिंग की 7 to 8 मिनट सारे क्वेश्चंस को देखिएगा एक बार, तो कि हो सकता है कि कई बार जो आपके लेवल के इजी क्वेश्चन है जो आपको आते हैं वो एंड में होते हैं, ठीक है, और पता लगा कि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करिए। स्टार्टिंग की 7 to 8 मिनट में कोशिश करिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और साथ में पूरे सेट में से एक बार निकल जाएं, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम डिसाइड कर लीजिएगा कि अर्थमेटिक में ये टॉपिक आते हैं, उनमें 4-5 क्वेश्चन बेस्ड है, तो 6 से 7 मिनट में उनको ट्राई करिए, और फिर 10 से 12 मिनट रखिएगा एक डीआई और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस के लिए, कि एक डीआई जरूर करना है। 3 डीआई पूछ रहा है, एक सेलेक्ट कर लो, 10 से 12 मिनट इनफ होते हैं, और उसमें 5 क्वेश्चन भी होंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और घर पे जब मॉक टेस्ट दे तो वहीं से इसकी शुरुआत करें, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, किसके लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, अब इसके लिए क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, तो आपका अगर बेस बहुत कमजोर है, आप आरएस अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप बाय अरुण शर्मा कैट की इस बुक से पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर छोटा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि बुक्स अपडेटेड नहीं होती इतनी जल्दी, है ना। तो आपको अगर उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे कोर्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं जहां से आपको थोड़ा डाटा अपडेटेड मिले, उस पैटर्न का मिले जिस पे एग्जाम होना, या पिछला एग्जाम हुआ है या आगे एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो यहां पे भी सबसे पहले हमें यही देखना है कि टोटल क्वेश्चन इस सेक्शन से 60 होते हैं, 60 मिनट ही मिलते हैं, आप 60 मार्क्स होते हैं, और जो टाइम है वो 45 मिनट मिलता है ना। तो ये आपका कट ऑफ है लास्ट 5 ईयर का, ठीक है, कि किस ईयर कितना कट ऑफ था। जैसे 2022 की बात करें तो ये सिर्फ 9 था, ठीक है। अगर 9 है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम टफ ही आ रहा होगा, इतना आसान तो नहीं है कि लोगों के 4.5 और 9 मार्क्स नहीं आ रहे तो पेपर इजी होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका यहां से जो अगर टारगेट स्कोर की बात करूं तो यहां से आप अपना टारगेट स्कोर 15 to 20 मिनिमम रखिएगा, क्योंकि बहुत बार जो कट ऑफ है इजी एग्जाम आया तो 15 भी गई है, ठीक है। तो अगर एग्जाम टफ आता है तो आपका टारगेट स्कोर 15-20 के आसपास होना चाहिए, अदरवाइज ये 30 तक भी जा सकता है अगर इजी होगा तो, ठीक है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, सबसे पहले यहां भी सिलेबस देखेंगे, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिससे आज तक आरबीआई ग्रेड बी ने के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहा, कभी भी यही रहता है, लेकिन ये सारा कवर करना है कि कुछ हिस्सा कवर करना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इनके बारे में स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या प्रेफरेंस हो सकती है, कैसे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं सिलेबस को, किस हिस्से पे कवर करूं, वो अभी स्ट्रेटेजी में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये पीवाईक्यू कंपैरिजन है कि किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं, आप एक नज़र मार सकते हैं, ये पूरा इतिहास है 2017 से लेकर 2022 तक का, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, अरेंजमेंट, पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, सारा क्वेश्चन इधर से ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए, अब क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से स्कोर जो है वो बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स। अब यहाँ पे भी वही बात आती है कि सर 2-3 चैप्टर ही बता दो, नहीं पॉसिबल, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक चैप्टर से ही 10-15 सवाल पूछ रहा है। अगर वो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हैं तो वो फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल होंगे।
अगर मैंने इस पूरे सिलेबस को जितना मैंने आपको बताया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। पार्ट 3 की बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से रहते हैं, ठीक है, और ये 30 भी हो जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन तक यहां से रहते हैं, और आपका 20 से 25 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अब आपको किस पार्ट पे फोकस करना है। अब ये ऊपर नीचे हो जाता है बहुत बार, हो सकता है कि जो पजल है वो ब्लड रिलेशन पे भी आ जाए, वो डायरेक्शन पे बेस्ड पजल हो, तो चांसेस हैं कि ऊपर नीचे हो जाए क्वेश्चन, यहाँ 20 रह जाए, यहाँ 30 हो जाए, यहाँ 15 रह जाए, यहाँ 30 to 40 हो जाए, यहाँ 10 to 12 ही रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो पार्ट 1 पे करना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की लिमिट नहीं है, आपको बोल तो दिया कि पजल होगी, लेकिन वो पजल किसी भी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो सकती है, वो अरेंजमेंट किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो सकती है। हालांकि कुछ ट्रेंडिंग में चीज़ें होती है उन्हीं से पूछी जाती हैं, जैसे पजल मंथ और डेट वाली पूछ लेता है, ठीक है, आपसे पजल फ्लोर वाली पूछ लेगा, हाईली चांसेस है। अरेंजमेंट जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में रो या सर्कल वाली पूछ लेगा, हाईली चांसेस है, उनको पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज ये वाला पार्ट अच्छे से कवर करिएगा। अब बारी इस पार्ट नंबर 3 की आती है, ये आपका मोस्टली डिपेंड करता है करंट अफेयर, करंट इवेंट्स के ऊपर। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो वहां से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकाल देगा, फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसमें आपकी क्या राय है, उस पर कुछ बना देगा, वट इस टाइप की चीजें बना करके क्रिटिकल रीजनिंग में वो देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पार्ट पे फोकस करना चाहिए, ये आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, और इसको साथ में रखिएगा, क्योंकि यहां से आप 10, क्योंकि हम अपने ओपिनियन लगाते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, वहां पे ओपिनियन नहीं, एथिकल मोरालिटी के हिसाब से भी आंसर करना होता है, ठीक है। तो मात खा जाते हैं कुछ क्वेश्चन में, कुछ बना भी लेते हैं, इजी भी होते हैं, तो इसको थोड़ा ये मान के चलिए कि 3-4 स्कोर आपका एडिशन ही होगा इन क्वेश्चन से, अदरवाइज आपको यहां फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन, में फिर से बता रहा हूं क्यों जरूरी है। जैसे सिलोगिज्म है, आपको न्यू वर्ड के साथ खेलेगा, ओनली अ फ्यू, ओनली कुछ ऐसे वर्ड दे देगा, रिवर्स सिलोगिज्म दे दिया, वो बुक्स में इतना जल्दी अपडेटेड नहीं होता, मैंने नहीं देखी है ऐसी चीजें, ठीक है। तो इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, इनइक्वालिटी को घुमा के दे देगा, रैंकिंग को कुछ और तरीके से दे देगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अरेंजमेंट और पजल कर रहे हैं तो आपको इनको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपका ये वाला पार्ट कमजोर है, अगर आप पार्ट नंबर 2 पे फोकस कर रहे हो तो इनको फिर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस अलॉट, ये तो कहीं नहीं गया, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आरबीआई ग्रेड भी प्योरली कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस का गेम है, आप उत्साह में जाएंगे एग्जाम के अंदर, आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक दबे उसमें जाएंगे आचरण के साथ, तो शायद आपका जो आउटपुट है वो उतनी बेहतर नहीं होगी। और कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आएगा, और प्रैक्टिस करोगे और जितना अपनी नॉलेज को इंक्रीज करोगे वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से जरूर सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर से एग्जाम में आपको किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, तो वो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पहले 10 से 12 मिनट आप देखिएगा पूरा, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा आता है। कभी भी अरेंजमेंट और पजल को स्टार्टिंग में मत करो, एट द एंड देखो, उनके लिए रखो 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट रख लो यहाँ पे, बाकी का टाइम आप यहाँ पे डिवोट करो, बीच में जो भी सेक्शंस है। यहाँ पे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आ जाएगा, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहीं पे आपका मशीन इनपुट पे आउटपुट भी आ जाएगा, इनपुट आउटपुट। तो ये सारे टॉपिक आपको, ये जो टाइम बच गया बीच में 20 मिनट, उसी में कवर करने हैं, ठीक है। तो टाइम को अगर ढंग से यूटिलाइज करोगे तो आपकी आउटपुट बेहतर होगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको रीजनिंग में ध्यान रखनी है, क्लियर है। और ये टॉपिक कवर करना, आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा टॉपिक है, 30-40 डेज में बहुत आराम से आप इनको कवर कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, तो या तो आप ये RS अग्रवाल बुक है, बहुत बेसिक होगा इसमें, ठीक है, या लॉजिकल रीजनिंग, ये अरुण शर्मा वाली, ये भी बुक कर सकते हैं। अरेंजमेंट और पजल के लिए आप मैजिकल बुक ऑन पजल, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, के कुंदन, ठीक है। तो ये आपके लिए सोर्सेज होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा डिस्क्लेमर वही है, आपको अपडेटेड वर्जन पे तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए
अब बारी बात आती है स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश की, ठीक है। आमतौर पर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश इतना टफ टास्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इतना टफ टास्क है तो फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है नेक्स्ट, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ईएसआई का कुछ पोर्शन जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहाँ भी लिखना है, ये वो तो काम नहीं चलेगा, तो एक मजबूत तौर पे ही होती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी है तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ध्यान रखिएगा, फेज 1 के अंदर इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के, और यहाँ भी 25 मिनट मिलेगी आपको, और कट ऑफ वही रहती है, जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 4.5 मार्क्स है, ठीक है, और बाकी कभी भी 7.5 से अबव नहीं गई। आरबीआई का फेज 1 का कोई भी सेक्शन हो जो सेक्शनल कट ऑफ हो वो 25% से अबव नहीं गई है, ठीक है, लेकिन उस 25% की तैयारी तो आपको मिनिमम करके जानी पड़ेगी, है ना। तो अब किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, तो 3 वर्टिकल से फेज 1 के अंदर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला वर्टिकल होगा आपका ग्रामर वाला, ठीक है, फिर वोकैब भी रहता है और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी। आप जानते हैं कि आपसे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं जो एरर पे बेस्ड हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाता है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, और जो कि आपके प्योरली ग्रामर के रूल पे बेस्ड होते हैं। तो ग्रामर आपका अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। और वोकैब जैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही वो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि बोल्ड कोई वर्ड है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, कि बताओ उसका सिनोनिम्स क्या होगा, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है, कोई फ्रेजल वर्ब दे देगा इस तरीके से। तो तीनों जो कंपोनेंट हैं, तीनों वर्टिकल जो हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर फेज 1, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। सबसे पहले तो कवर ऑल कंसेप्ट्स, आपको ग्रामर के सारे कंसेप्ट कवर करने हैं, ठीक है, और किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको, वो टॉपिक्स ये होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, टेंसेज आपको पढ़ने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज, ठीक है, प्रीपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन आपका ग्रामेटिकल वाला रहता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें मोडाल्स नहीं है, आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, तो शायद उन पे इतने एरर्स नहीं रहते हैं, पूछ भी लेगा, लेकिन आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सारा का सारा हिस्सा कवर करिएगा, ठीक है। एडवर्ब है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, एडवांस वर्ब है, प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन है, वो वाला हिस्सा भी कवर करिएगा। लेकिन ये टॉपिक तो आपको इनके रूल्स वगैरह प्रॉपरली आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो वोकैब वाला हिस्सा है, ठीक है, स्टडी इन द गिवन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में पढ़िएगा इन टॉपिक्स को अच्छे से। और जो छोड़ा है हमने ग्रामेटिकल वाला, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे वो आपका नाउन प्रोनाउन है, मोडाल्स है, वो भी आपके पास समय है तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ग्रामर पे कमांड होनी जरूरी है, तभी आप एरर्स को आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के लिए एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। द हिंदू पढ़िए, लाइव मिंट पढ़िए, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़िए, जिसमें भी आपको सहजता महसूस हो, अच्छा लगे। तो एडिटोरियल्स के लिए आपकी रीडिंग जो स्किल है वो अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है। रीडिंग स्किल डालोगे तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ये सब यहाँ से हो जाएगा आराम से, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि सर ग्रामर वगैरह के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है, और वोकैब वगैरह के लिए रेन एंड मार्टिन, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हैं। एडिटोरियल्स के लिए लाइव मिंट या द हिंदू या आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़े आप उस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। ग्रामर पे आप अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल पढ़ेंगे और एग्जाम में आपको मिक्स टाइप के एरर्स मिल जाएंगे, हो सकता है एक में प्रीपोजिशन का भी एरर हो और साथ में उसमें किसी कंजंक्शन का भी एरर है, ठीक है, टेंसेज में भी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो। तो मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एग्जाम का, कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीअरेंजमेंट आती है, क्लोज टेस्ट आता है, तो एरर बेस कौन से क्वेश्चन आते हैं, सिंगल लाइनर भी आते हैं, डबल फिलर भी आ जाते हैं, आजकल कॉलम बेस भी आ जाते हैं, डिफरेंट उस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट ये आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। एग्जाम में किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को, कॉम्प्रिहेंशन और जो क्लोज टेस्ट अरेंजमेंट है ये लास्ट में करिएगा। पहले सिंगल लाइनर चीज़ों को जल्दी सोल्व करिएगा, वो बनाना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। तो 30-40 डेज में ये हिस्सा भी कवर हो सकता है। और
अब अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम डिवोट करें पर डे, तो अगर आप इनको 4 से 5 घंटा डिवोट करते हैं पर डे, तीनों सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट 30 टू 40 डेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बात की है उनको बहुत आराम से कवर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत, एक बात ध्यान रखना बच्चे, 2 दिन कोई भी कर लेता है, ठीक है। प्लान बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, खास तौर पर एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा पढ़ने में एवरेज होता है, ठीक है। प्लान बहुत आसान है, पूरा प्लान बना लेता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। एक छोटी सी कमिटमेंट अपने आप से करिएगा डेली कि आज मुझे क्वांट में ये कवर करना है, रीजनिंग में ये कवर करना है, और आपको इंग्लिश में ये कवर करना है, जीए में ये कवर करना है। छोटी छोटी कमिटमेंट अपने आप को दीजिए, और जब रात को सोएं तो सोने से पहले देखिए कि क्या आपने आज की अपनी कमिटमेंट को निभाया है। और अगर आप अपने आप के प्रति लॉयल हैं तो शायद ज़िंदगी में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते रहिएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है अभी प्रिपेयर करने के लिए तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी इन फ्यूचर, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते हैं तो इन सब शुभकामनाओं के साथ कि आप मेहनत करेंगे और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। इस एग्ज़ाम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है जी। चलिए।